अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों ने इससे पहले वाला जो है वो लेक्चर लिया होगा और अपने नोट्स बनाए होंगे। आज हमने डिस्कस करना है कि जो बायोलॉजी का रोल है या बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और ये कैसे हेल्पफुल, ठीक है। तो इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। इसका मेजर रोल जो है वो हमने ह्यूमन हेल्थ के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। क्लियर है बेटा जी? चलें अब हम आगे रोल ऑफ बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय। लेक्चर जो है वो आपने पूरा ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें आए हम स्टार्ट करें। अच्छा बेटा जी, आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी कहाँ रोल प्ले कर रही है। जैसा कि वैक्सीन की डेवलपमेंट है, ठीक है, कि वैक्सीन जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रिवेंशन और इरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ के केस के अंदर, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर रही है। इसी तरह डिजीज़ की डायग्नोसिस के अंदर, डिजीज़ की ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करनी है। चलें, सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन होती क्या है, ठीक है। अब वैक्सीन बेसिकली आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ा होगा। अब वैक्सीन जो है वो बेसिकली है क्या, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं स्पेसिमन कह लें या मॉलिक्यूल कह लें, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रिवेंशन या इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस के लिए, ठीक है। अब वैक्सीन जो है, अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जी वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, क्या क्या इसमें हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना जो है वो लाजमी है। एक है जी एंटीजन। एंटीजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंटीजन जो है ये क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो और वो क्या करे, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, ठीक है। अगर ऐसा कोई पार्टिकल है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। जैसे कि एक बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, ठीक है। तो इस एंटीजन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिटोप। एपिटोप क्या होता है, बेसिकली ये पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है ऑफ एंटीजन, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करता है। अब इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि बी सेल्स हैं, ठीक है, या आपकी बॉडी के टी सेल्स वगैरह। तो अब हम जब वैक्सीन डेवलप करते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, या तो पूरे का पूरा वो एंटीजन ही यूज होता है, और सम टाइम ऐसा भी है कि हम उसका कोई स्पेसिफिक रीजन यूज करते हैं। अब एपिटोप जिसके जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि स्मॉल पार्ट हो सकता है। अब ये कितना छोटा हो सकता है, ये 4 से लेकर 12 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल हो सकता है, या फिर 1 से लेकर 6 शुगर मॉलिक्यूल तक हो सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो एपिटोप जो है वो प्रोटीन इन नेचर या अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अब ये बनाए कैसे और क्या क्या यूज होता है। अब जो हमने पहले पढ़ा कि जो एंटीजन यूज करना है हमने, ठीक है, वो अगर हम पूरे का पूरा यूज कर रहे हैं तो वो 2 से 3 तरह का हो सकता है। जैसा कि वीकेंड एंटीजन के हम क्या करते हैं, कोई ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, लेते हैं जिसको हम क्या करें, वीक कर दें कि वो डिजीज काज ना करें,
नॉट एबल टू कॉज डिजीज। ठीक है, तो वो हम यूज करेंगे। इनएक्टिवेटेड जो है वो हम यूज कर सकते हैं और रिकम्बिनेंट यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का एंटीजन हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अब इनएक्टिवेटेड के केस के अंदर क्या होता है कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो हम इनएक्टिव कर देते हैं ताकि वो जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई डिजीज काज ना करे। लास्ट पे जो रिकम्बिनेंट पोर्शन है, ये रिकम्बिनेंट जो एंटीजन हम यूज कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस रिकम्बिनेंट को बेसिकली हमने उस एंटीजन को हमने क्या किया होता है, मॉडिफाई किया होता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको टेकअप करे और उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। और इस केस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जी इसमें हमारी बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई डिजीज नहीं होती। आगे चलते हैं, अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ते हैं कि जो एंशियंट प्रैक्टिसेस थी 10th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, वो क्या करते थे चाइना वगैरह के अंदर कि वो डेड जो पैथोजन होता था ना उसको यूज करते थे। ठीक है, और वो उससे क्या करते थे, अपनी बॉडी को इम्यून करते थे। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर या कोई साइंटिस्ट इसके अंदर अभी तक जो है वो हमें नहीं मिला जिसने ऐसा काम किया हो। लेकिन ये क्या थी, ये उन लोगों की, चाइनीज लोगों की जो है वो कॉमन प्रैक्टिस थी। फिर 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाएगी, जैसा कि आप लोगों ने जेम्स जो है 1796 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी के अंदर एंथ्राक्स और रेबीज की जो है वो वैक्सीन बनाएगी, और वही किसने बनाई, लुइस पास्चर ने। ठीक है, फिर 20th सेंचुरी के अंदर डिफ्थेरिया, टेटनस और पोलियो के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाएगी। और अब जो मॉडर्न इरा चल रहा है उसमें एचबीवी, कोविड-19 जिस इरा से हम करंटली जो हैं वो गुजरे हैं, इनकी जो वैक्सीन्स बनी हैं, खासकर कोविड-19 की जो रिसेंटली आपने देखी है, ये बहुत सी शॉर्ट टाइम के अंदर डेवलप हुई हैं। तो ये मॉडर्न इरा के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं और ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि वैक्सीन को हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो उसकी 4 से 5 रीजन है। प्रिवेंशन सबसे पहला क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को बचाने के लिए किसी भी आउटब्रेक से, ठीक है, फ्रॉम डिजीज आउटब्रेक, इसके लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन को। फिर है प्रोटेक्शन। अगर हम देखते हैं कि अगर हम वैक्सीन को यूज करते हैं किसी भी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर, तो वो सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसा कि ह्यूमन है, तो वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड हो जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज से। ठीक है, कि यूज की जाती है टू प्रोटेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज। जैसा कि आप लोगों ने अभी करंटली जो है वो हम देख रहे हैं कि जी कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लगाई गई। अब आते हैं इरेडिकेशन, कि जब हम वर्ल्ड वाइडली किसी भी डिजीज के अगेंस्ट को वैक्सीन यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो डिजीज जो है वो कंप्लीटली जो है वो पूरी दुनिया से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मीन कि हम इसको यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड टू एलिमिनेट डिजीज। ठीक है जी, जैसा कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली, मैं अगेन नाम लूँगा कि कोविड-19 जो है इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन लगाई गई है वो पूरी दुनिया के अंदर लगाई है ताकि इस डिजीज़ को पूरी दुनिया से ख़त्म किया जा सके। और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स है, इसको जो है वो वैक्सीन के थ्रू ही पूरी दुनिया से एलिमिनेट किया गया। अब एंड आता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट। तो
अगर हम वैक्सीन यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम देखें कि वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली एक कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन जब एक मरतबा बन जाती है तो उसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है और लार्ज लेवल पे जो है वो वैक्सीन की प्रोडक्शन हो जाती है। तो उसी वैक्सीन को यूज़ करके हम हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हेल्थ केयर कॉस्ट मल्टीपल फील्ड्स के अंदर या इसके मल्टीपल जो हैं वो आउटकम्स हैं, जैसा कि हमारी मेडिसिन का खर्चा बच जाता है। वो जो पर्सन जो बीमार होता है, ठीक है, बेड रेस्ट पे जाता है, तो उस टाइम सारे का सारा जो लॉस हो रहा होता है, ये सोशो इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन को यूज करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल पॉक्स में। अब स्मॉल पॉक्स जो है उसके बारे में पता है कि ये फर्स्ट वैक्सीन है जो किसके अगेंस्ट बनाई गई थी, वायरस के अगेंस्ट। ठीक है जी, 1796 इन 1796 आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है कि जी 1796 के अंदर कॉपॉक्स को यूज किया गया और किसको ट्रीट किया गया या किसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई थी, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी, एडवर्ड जेनर ने यूज क्या किया, लेजन्स ऑफ कॉपॉक्स। अब इसको उसने इंजेक्ट किया, ठीक है, किसमें, एक बच्चे के अंदर, जिसे क्या कहा गया, जेम्स फिप्स कहते हैं। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर वो जो पर्सन, जो बच्चा था जेम्स फिप्स, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर हमने ये देखा कि जब उसे इनॉकुलेट किया गया अगेन, किससे, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के मटेरियल से, यानी कि उसके फ्लूइड से, तो हुआ क्या है कि not show any sign of smallpox। ठीक है, यानी कि जब उस बच्चे को, जिसको कॉपॉक्स रीजन लगाए गए थे, कुछ टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 6 वीक के बाद, उसको दोबारा से जब हमने पढ़ा कि जी उसको जब स्मॉल पॉक्स का मटेरियल लगाया गया, वो फ्लूइड लगाया गया जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स के वायरस मौजूद थे, उसको डिजीज नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि वो इम्यून हो चुका है, ही बिकेम इम्यून अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ठीक है जी, तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी किसकी, स्मॉल पॉक्स की। अब इसी मेथड को यूज करते हुए नेक्स्ट जो है 18th सेंचुरी के अंदर लुईस पास्चर ने डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो दो डिजीजेस, जैसा कि हमने पहले पढ़ी कि एंथ्राक्स और रेबीज के अगेंस्ट जो है उसने वैक्सीन बनाई। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि वैक्सीन की प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करवाई जाती है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो एंटीजन जनरेशन है। एंटीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो पार्टिकल, ठीक है, वो एजेंट जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, उसकी जनरेशन हमने करवानी है, उसको मल्टीप्लाई करना। इसमें हमने देखा है कि जी इनएक्टिव किल्ड पैथोजेंस भी यूज हो सकते हैं और लाइव अटेन्यूएटेड पैथोजेंस को भी यूज किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, कि जो भी हमारे पास एंटीजन है उसको हमने मल्टीप्लाई कराना है ताकि हमारे पास लार्ज क्वांटिटी जो है वो एंटीजन की बन जाए, और फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो क्या करते हैं, सेपरेट या प्योर करते हैं। अब प्योरिफिकेशन के लिए हम 3 डिफरेंट जो हैं वो टेक्निक यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन की और क्रोमेटोग्राफी की। अब इन तीनों प्रोसेस के जरिए हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक एंटीजन जो है, इन तीनों के जरिए क्या होता है कि जी स्पेसिफिक एंटीजन जो है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब जब हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन की सिलेक्शन हो जाती है और वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो फिर हम इस क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं वैक्सीन की।
अब फार्मूलेशन ऑफ वैक्सीन के दौरान क्या होता है कि हम इसके अंदर उस एंटीजन के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट ऐड करते हैं, ठीक है, जैसा कि एडजुवेंट है, स्टेबलाइजर है और प्रिजर्वेटिव है। एडजुवेंट क्यों ऐड किया जाता है? ये आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करता है? बूस्ट करता है, ठीक है। एडजुवेंट क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसी तरह स्टेबलाइजर ऐड किए जाते हैं, ठीक है, कि ये मेंटेन रखते हैं वैक्सीन्स को। और प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, किस लिए? कि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ठीक है, तो ये चीजें ऐड की जाती हैं किसके अंदर? उस जो प्योरीफाइड एंटीजन है उसके अंदर। फिर बाद में इसकी पैकिंग होती है और देन हम उस वैक्सीन को जो है वो यूज़ करते हैं। अब यूज़ भी आप लोगों ने डिफरेंट तरीके हैं उसके, कि जैसे कुछ मेडिसिन जो हैं, वैक्सीन जो हैं वो ओरली दी जाती हैं, कुछ जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस डिजीज़ के अगेंस्ट है और मेथड क्या था प्रोडक्शन का। अब हम आगे देखते हैं कि वैक्सीन की प्रोडक्शन के अंदर का एडवांटेज क्या है अगर हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जी मल्टीपल वेज या रूट हो सकते हैं वैक्सीन को यूज़ करने के, जैसे कि ओरल है या इंजेक्शन है, तो इनॉकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो उनमें से जो सबसे कॉमन है वो है ओरल वैक्सीन। जैसे कि आप लोग पोलियो की वैक्सीन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं या बच्चों को हम पिलाते हैं उसके कतरे, तो उस डेवलप जो की जाती है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए, उसके वजह क्या है, क्या उसका फ़ायदा है? तो सबसे पहला सेफ्टी, कि इसके अंदर हम सब यूनिट वैक्सीन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सब यूनिट वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि कोई पैथोजन जो है वो नहीं मौजूद, ना वो लाइव, ना अटेनुएटेड, ना डेड, किसी किस्म का कोई पैथोजन मौजूद नहीं होता, सिर्फ उसका स्पेसिफिक पोर्शन होता है। तो क्या होता है कि नो यूज ऑफ पैथोजन। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो डिजीज होने के चांसेस जो हैं वो उस पर्सन के अंदर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। दूसरा है कि टारगेटेड रिस्पॉन्स होता है, कि जो हम वैक्सीन बना रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक जाकर पैथोजन को डिटेक्ट करती है, पैथोजन के भी स्पेसिफिक एंटीजन को, और उस एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटोप को जाकर डिटेक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि जी सॉरी कि अच्छा जी, सेकंड जो इसका फायदा है वो क्या है? टारगेटेड रिस्पॉन्स। यानी कि अगर हम यूज करते हैं किसको? बायोटेक्नोलॉजी को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, तो उसका फायदा क्या होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है या जो हमने वैक्सीन यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली टारगेट करती है, टारगेट करती है किसको? एंटीजन को, ठीक है। थर्ड जो इसका फायदा है कि रैपिड डेवलपमेंट है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि जी कुछ पोर्शन यूज करते हैं, सब यूनिट यूज करते हैं किसका? एंटीजन का। तो फिर ये क्या आता है? रैपिड डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि हम टाइम सेव कर रहे होते हैं। तो टाइम सेविंग जो है वो प्रोसेस है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो मार्केट के अंदर आ गई थी और उसके शॉट्स या इनॉकुलेशन जो है वो पॉपुलेशन को लगना स्टार्ट हो गए थे। अब आते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कि इसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि टाइम, अगर हम इसकी बात देखते हैं कि हम इसके अंदर जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर देखा, हम वेक्टर यूज़ करते हैं, जीन लेते हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन करवाते हैं प्रोटीन की, तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है।
एक मरतबा बन जाएगा तो हम उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं कि जी हम इसको रिपीटेडली यूज हो सकता है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन के अंदर, कि जो आपने रिकम्बिनेंट वेक्टर बनाया है उसको आप बार बार जो है वो यूज करके वैक्सीन की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट है अडाप्टिबिलिटी। अडाप्टिबिलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी पैथोजन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, उसका एंटीजन चेंज करता है, वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, तो हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हमने जीन यूज किया होता है, फॉरेन जीन जिसको हम वेक्टर के अंदर इंसर्ट किया होता है, वो चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम जीन चेंज कर देंगे तो उसकी वजह से जो वैक्सीन प्रोड्यूस होगी, जो हमारे पास प्रोडक्शन आएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जी हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैन चेंज अकॉर्डिंग टू पैथोजन। ठीक है, जैसा कि कोविड के केस के अंदर आप लोगों ने सुना भी है और आपके पेरेंट्स ने या आप लोगों ने उसके सेकंड शॉट, थर्ड शॉट जो है लगवाया, वो किस वजह से था कि जो कोविड वायरस है बेसिकली वो म्यूटेट हो जाता है, उसकी सेकंड थर्ड स्ट्रेन जो है वो आ जाती है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बहुत जल्दी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। अच्छा जी, अब हम कुछ वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। इसको हमने डेवलप किस तरह से किया है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है जी, अब हमने इसमें यूज क्या किया है, जीन कौन सा यूज किया है, तो जीन जो यूज किया गया है वो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है जी, इस जीन को हमने इनकॉर्पोरेट किसके अंदर किया, वेक्टर में, एंड देन वो वेक्टर हमने एक्सप्रेस करवाने के लिए किसके अंदर एंटर किया जी, यीस्ट सेल्स के अंदर। ठीक है, अब वो यीस्ट सेल जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होता है कि उन यीस्ट सेल से हम लार्ज क्वांटिटी में एंटीजन की प्रोडक्शन करते हैं। अब एंटीजन बेसिकली क्या होता है, वो प्रोटीन ही बेसिकली बनती है जिसको हम बाद में यूज करते हैं। ठीक है, और जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है तो उसके बाद उसका क्या किया गया, एंटीजन प्योरिफिकेशन। इसके हमने डिफरेंट जो है वो स्टेप्स पढ़े थे, डिफरेंट मेथड पढ़े थे, जैसा कि सेंट्रीफ्यूगेशन था, फिल्ट्रेशन था। ठीक है, तो प्योरिफिकेशन के बाद, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होते हैं सेपरेशन वो करते हैं हम ऑफ प्योर एंटीजन की। क्योंकि जब हम अपना जीन किसके अंदर एंटर करते हैं, ये सेल के अंदर, तो वहां पर मल्टीपल प्रोटीन्स जो हैं वो बन रही होती हैं। तो जब हम उससे प्रोटीन आइसोलेट करेंगे तो वो सारी की सारी प्रोटीन हमारे पास आ जाएगी। तो उन सब प्रोटीन में से हमने सिर्फ एक प्रोटीन लेनी है, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे किसके तौर पर, वैक्सीन के तौर पर। तो उसके लिए हमें प्योरिफिकेशन करनी पड़ती है कि जो हमारे पास बंच है, जो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर प्रोटीन्स हैं, उसमें से हमने अपनी रिक्वायर्ड जो है वो प्रोटीन आइसोलेट करनी है। फिर इसके बाद वही स्टेप आता है कि इसके अंदर हम एडिशन करते हैं एडजोवेंट की, स्टेबलाइजर की। ठीक है, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है जी HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट। इसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि इसके अंदर हम नॉन इन्फेक्शियस वायरस लाइक पार्टिकल्स, VLP क्या है, वायरस लाइक पार्टिकल्स को यूज किया गया। अब वायरस लाइक पार्टिकल्स हमने क्यों यूज किए हैं, क्योंकि अगर हम एक्चुअल वायरस यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डिजीज काज करेगा। तो हमने उससे मिलता जुलता जो है वो वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। अब जो जीन है उसको भी इंसर्ट सेम उसी तरह यीस्ट सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया सेल्स या इंसेक्ट सेल के अंदर जो है हम इसको ट्रांसफर करते हैं। अब फिर क्या होगा, वो सेल्स इन रिटर्न क्या करते हैं कि जब वो सेल मैसेंजर RNA बनाएगा, ठीक है, जीन से RNA बनेगा, स्पेसिफिक मैसेंजर RNA, और वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा।
तो ये जीन हमारा एक्सप्रेस होता है, फिर उसी तरह हम उस प्रोटीन को जो है वो प्योरीफाई करते हैं डिफरेंट मेथड के जरिए और एट द एंड पे उसकी फार्मूलेशन करते हैं। तो ये सेम वही स्टेप है, ठीक है, जो हमने केस में देखा हेपेटाइटिस बी के केस के अंदर। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, नॉन इन्फेक्शियस वायरस लाइक पार्टिकल्स का। क्लियर हो गया, वहां पर हम सरफेस एंटीजन ले रहे हैं और यहाँ पर नॉन वायरस लाइक पार्टिकल्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है ये अगर हम देखते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होने के वजह से क्या होता है कि जब भी WHO इस वैक्सीन इसकी वैक्सीन जब बनाते हैं तो वो जो हमें सीक्वेंस मिल रहा होता है वो WHO प्रोवाइड करता है। वो जीन जो हम यूज कर रहे होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। अब इसका जो प्रोसेस है ना वो एनुअल है, यानी कि लेंथी प्रोसेस है और ये 5 से 6 महीने इसके अंदर लग जाते हैं किसी भी स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन की प्रोडक्शन के अंदर। अब इसमें 3 मेथड हम यूज करते हैं। एक है जी एग बेस्ड मेथड, जिसमें हम एग को यूज करते हैं और उसके अंदर वायरस पार्टिकल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस किसके अंदर होता है जी, एग के अंदर। अब एग भी कौन सा यूज किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूज किया जाता है। सेकेंड हमारे पास सेल बेस्ड मेथड, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मेमेलियन सेल्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अपना जो जीन है वो इंसर्ट करते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। और तीसरा जो मेथड है वो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है कि हम उस जीन को वेक्टर के जरिए ट्रांसफर करवाते हैं किसके अंदर, सेल लाइन में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम के अंदर देखें तो थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि ये जो हमारे पास वायरस है इन्फ्लुएंजा का, ठीक है जी, इसको हम फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं। क्या होगा कि कुछ इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, कि वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता है, फिर हम उस वायरस को क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड एंटीजन है वो हम उससे सेपरेट करते हैं और फिर वो प्योर सॉल्यूशन जो हमारे पास बनता है उसके अंदर हम एडिटिव्स ऐड करते हैं। एडिटिव्स अगेन वही, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, एडजुवेंट हैं, प्रिजर्वेटिव हैं। देन उस वैक्सीन को भेजा जाता है सर्टिफिकेशन के लिए कि वो चेक होती है कि आइदर एक जो हमने वैक्सीन बनाई है ये उस स्पेसिफिक जो है वो वायरस के अगेंस्ट है, स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट है, ठीक है जी। और एट द एंड पे हम उसको यूज करते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए। तो ये एक शॉर्ट सा जो है वो डायग्राम के जरिए इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है किसकी, इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रोडक्शन की। अब हम आगे चलते हैं, कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस यूज की गई हैं वो 3 डिफरेंट तरीकों से है। पहला जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैसेंजर RNA को यूज करते हैं कि RNA स्ट्रैंड जो है जिसने क्या करना है, वायरल स्पाइक्स प्रोटीन बनानी है, वायरल स्पाइक प्रोटीन्स बनानी है। अब ये वो प्रोटीन्स हैं जो उस वायरस का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। उनको हम लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर पैक करते हैं, लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर, फिर इनको यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन। सेकेंड जो मेथड है वो वायरल वेक्टर है। अब इसमें हम मॉडिफाइड वायरस यूज कर रहे हैं। मॉडिफाइड वायरस क्या होते हैं, ये लेस हार्मफुल है, ठीक है, जैसा कि एडिनो वायरस। इसको हम चेंज करते हैं कि इस वायरस के अंदर हम अपना जीन इंट्रस्ट करते हैं, कौन सा, वही वायरल स्पाइक प्रोटीन्स का जीन वो इंसर्ट करते हैं और वो वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसके अगेंस्ट हमारी
बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। अगर हम कोविड-19 वायरस यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो डिजीज काज करेगा, तो इसलिए हम लेस हार्मफुल जो है वो वायरस यूज कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, प्रोटीन सब यूनिट का। अब वो जीन जो क्या करता है, वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उसको हम वेक्टर के अंदर ऐड करते हैं। देन ये वेक्टर जो रिकम्बिनेंट वेक्टर बन चुका है, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर या फिर मेमेलियन सेल के अंदर, ठीक है जी, इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वहां पर वो क्या करता है कि वायरल प्रोटीन बनाता है, वायरल स्पाइक प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को आइसोलेट किया जाता है और फिर उस प्रोटीन को यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वैक्सीन जो है मलेरिया के अगेंस्ट और डेवलप की गई। अब इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं, तो ये डेवलपमेंट, इस प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। इसका मतलब है कि ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है, ये अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं, वीकेंड फॉर्म ऑफ पैरासाइट, ठीक है, कि जी हम इसके अंदर क्या करते हैं, उस पैरासाइट को चेंज करते हैं किस तरह से, अटेनुएटेड। तो इसके ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन लैक्टोफेरन। अब ये लैक्टोफेरन जो है वो हमारे टीयर्स के अंदर और लंग की सिक्रीशन के अंदर जो है वो मौजूद होती है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है हमारे इन एरियाज के अंदर, कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, और इसके साथ साथ वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी लैक्टोफेरन को प्रोड्यूस करवाते हैं, किसके जरिए, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, और इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन डिजीज डायग्नोसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। इसमें दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक है जी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और दूसरा जो है वो प्रोब्स। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होते हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो सिर्फ एक तरह के या स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करती हैं, बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो मल्टीपल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी पैथोजन के ऊपर हर तरह के एंटीजन को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं कि वो जाकर किसी एक एंटीजन के ऊपर बाइंड करेंगे। इसका मतलब है कि अगर उसे वो एंटीजन मिलता है तो वो बाइंड होंगी और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। अगर वो एंटीजन नहीं मिलता, वो एपिटोप नहीं मिलता, तो वो एंटीबॉडीज अपना रोल प्ले नहीं करेगी। इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन के अंदर, उस बॉडी के अंदर वो पैथोजन या एंटीजन मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं, इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है, कि इसको यूज हो रहा है इसका डायग्नोसिस ऑफ टीबी, और इसी तरह सिफिलिस के अंदर, लाइम डिजीज के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। और सेकेंड जो इसका यूज है दैट इज इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं इस केस के अंदर कि ये ट्यूमर मार्कर को यूज किया जाता है, ठीक है, और इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि पोजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये जाकर स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर बाइंड कर जाती हैं, ठीक है, जिनको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, और फिर उसको इमेजिन के जरिए या जब वो एंटीबॉडीज जो हैं वो ग्लो करती हैं तो हमें अपनी बॉडी के अंदर उस कैंसरस रीजन का जो है वो पता लग जाता है। तो ये दो जो है वो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जहां पर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरा कैंसर के केस के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है। अब हमारे पास कोई भी एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमने क्या करनी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप करवानी है, उसको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे किसी भी सेल के अंदर या एनिमल के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हम रैट को यूज कर रहे हैं, तो रैट के स्प्लीन सेल्स क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब स्प्लीन के सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर बी सेल्स की प्रोडक्शन होती है,
ठीक है। अब वो जो बी सेल्स हैं, ठीक है, जो इस एंटीजन के अगेंस्ट बने हैं, ठीक है, अब इन बी सेल्स को हमने यूज करना है, लेकिन जैसे ही हम इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इसकी लाइफ बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं कि इसको बाइंड करवाते हैं किसके साथ, माइलोमा सेल्स के साथ। अब माइलोमा सेल या उसका जो सेल लाइन कल्चर होता है, ये ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एबिलिटी रखते हैं टू डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कैंसरस सेल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन माइलोमा को इस स्प्लीन के सेल या बी सेल्स के साथ जो है वो एक इंक्यूबेटर के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों को इकट्ठा डाल देते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और वो माइलोमा हाइब्रिड बना देते हैं। ठीक है जी। अब ये जो हाइब्रिड सेल्स हैं, इनको हम ग्रो करते हैं मीडियम के अंदर। अब होगा क्या कि जब ये सेल्स ग्रो करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप्स की क्या है, एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। इन सेल्स की जब एक्सप्रेशन होता है, जब वो प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो हम इसको एलाइजा के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी वो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनमें से जो एंटीबॉडीज हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सेल इनको हम क्या करते हैं, ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे और उससे वो एंटीबॉडी आइसोलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या किस लिए प्रोड्यूस कराई जाती है कि स्पेसिफिक एंटीजन। अगर हम बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स की, तो वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की, बहुत वैरायटी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो क्या होता है, इसलिए किया जाता है कि एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज जो है उनको प्रोड्यूस करने वाले सेल्स अलहदा किए जाएं और उनसे वही एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट करवाई जाए। क्लियर है जी। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखें कि जब हम स्प्लीन के सेल्स या बी सेल्स और माइलोमा सेल्स का हाइब्रिड बनाते हैं, अब लाजमी तो नहीं है कि सारे के सारे सेल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाए या हाइब्रिड बना दे। तो उन सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है वो क्या होता है, उसे हम हैट मीडियम कहते हैं। अब हैट मीडियम क्या करता है कि वो अनहाइब्रिड सेल्स को सेपरेट कर देता है। यानी कि इस मीडियम के जरिए हम अनहाइब्रिड सेल को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं और सिर्फ हाइब्रिड सेल्स को आगे जो है वो हम प्रोसीड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अच्छा जी, अब हम सेकंड मेथड यूज होता है डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, वो क्या है जी, प्रोब्स। अब प्रोब बेसिकली एक छोटा सा सीक्वेंस होता है किसका, डीएनए या आरएनए का। ठीक है, ये शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स की, डिपेंड कर रहा है कि हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब इस प्रोब को हम यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस, जैसा कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, या फिर अपनी बॉडी के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसकी म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम इसको यूज किस तरह से करते हैं कि हमारा जो वो सीक्वेंस है, जो शॉर्ट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, उसके ऊपर हम किसी भी किस्म का फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो अटैच करवा देते हैं। अब ये जो फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये कहाँ हेल्प करता है, डिटेक्शन के अंदर। आइए देखते हैं कि कैसे हेल्प करता है। अब होता क्या है कि हम अपने डीएनए ठीक है जी, जिसके अंदर हम डिटेक्शन करना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं, उस डीएनए को डीनेचर करवाते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट करवाते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जब तक डीएनए सेपरेट नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोब या प्राइमर आकर अटैच नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम उसको डीनेचर करवाते हैं, फिर उस डीनेचर डीएनए के साथ हम क्या करते हैं, वो प्रोब ऐड कर देते हैं। अब वो प्रोब क्या करता है, उस डीएनए के अंदर, यहाँ पे देखें कि इस डीएनए के अंदर जहां पर उसे वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल रहा है उसके साथ जाकर वो बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंडिंग हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, इस फ्लोरेसेंट मटेरियल को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट देते हैं।
जब वो लाइट मिलती है तो वो फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो ग्लो करता है और उस ग्लोइंग से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे सैंपल के अंदर वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम प्रोब को यूज कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी को हम डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी डिजीज हैं जिनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं और इसके मेथड कौन से हैं। दो मेथड हैं, एक है जी इन विट्रो जीन थेरापी और दूसरा इन वीवो जीन थेरापी। अब इन विट्रो जीन थेरापी जो फर्स्ट वन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोनों के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि जो नॉर्मल जीन है वो इंसर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जेनेटिक डिजीज के केस के अंदर हमारी बॉडी का कोई ना कोई जीन जो है वो चेंज हो चुका होता है, म्यूटेट हो चुका होता है, एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो डिजीज होती है। अब इन विट्रो जीन थेरापी के अंदर क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के सेल्स आइसोलेट करते हैं, यानी कि बॉडी से सेल्स को निकाला जाता है, सेल से बॉडी से बाहर, जैसा कि बोन मैरो के सेल्स हैं। ठीक है, उनको बॉडी से अलहदा किया जाता है। फिर उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जाती है कि हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जीन होता है उन इंसर्ट करवाया जाता है सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के सेल्स है या किसी भी ऑर्गन के सेल है, वो मॉडिफाई हो चुके होते हैं। उनको फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो सेल्स जो हैं वो मौजूद हो। देन उन सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है कि हम उन सेल्स को, क्लोन्ड सेल्स को बॉडी के ऑर्गन के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ठीक है, ताकि वो अब जीन जो है वो एक्सप्रेस करें, वो अपनी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दें और वो डिजीज जो है वो ऐसा ऐसा एलिमिनेट हो जाए। सेकेंड जो मेथड है इन विवो जीन थेरापी। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम बॉडी के सेल्स, बॉडी के ऑर्गन का कोई हिस्सा जो है वो रिमूव नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि जीन की डिलीवरी होती है कहाँ पर, डिजायर्ड एरिया के अंदर, कि जो ऑर्गन, जो बॉडी का पार्ट जो है एबनॉर्मल है, वहां पर हम डायरेक्टली जो है वो उस जीन को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम स्प्रे कर देते हैं लाइपोसोम्स के, जिसके अंदर हमारा वेक्टर मौजूद होता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर वहां पे वो क्या करता है कि वो जीन एक्सप्रेस करता है और उस डिजीज को ट्रीट किया जाता है। तो ये दो बेसिक मेथड हैं किसके, जीन थेरापी के। क्लियर है। अब हम देखते हैं डिजीजेस जिनके अंदर हम इन विवो या इन विट्रो जीन थेरापी को यूज कर रहे हैं। पहला जो है हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, अब इस डिजीज के अंदर अगर हम देखते हैं तो बेसिकली थिक म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, कि म्यूकस जो हमारी बॉडी के अंदर है, जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है कि जी CFTR, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसक्रिप्टर जो प्रोटीन है वो डिफेक्टिव होती है। अब उसके डिफेक्टिव होने की वजह क्या है कि CFTR जीन जो है, ठीक है, कि जी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन जो है वो म्यूटेट हुआ होता है। डेफिनेटली जब ये जीन म्यूटेट होगा तो इससे बनने वाली प्रोटीन या जो प्रोडक्ट होगी वो भी म्यूटेटेड होगी। जब ये प्रोडक्ट म्यूटेटेड होगी तो वो चैनल, ठीक है, जिसमें क्लोराइड आयन या नेगेटिव आयन, जैसा कि है हमने कहा क्लोराइड आयन, उनको बेसिकली वो सेल के अंदर से सेल के बाहर या बाहर से अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस थिक हो जाता है। ठीक है, अब इस थिक म्यूकस की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो काज क्या हुई, वो प्रोटीन, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्ट ऑफ नेगेटिव आयन, स्पेशली क्लोराइड आयंस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम इस केस के अंदर इन विवो जीन थेरापी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जीन जो है वो उसको बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। कैसे इंसर्ट करते हैं, वायरल वेक्टर के जरिए और लाइपोसोम्स के जरिए। लाइपोसोम बेसिकली लिपिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा वेक्टर है उसको कोट किया जाता है लिपिड के पार्टिकल से, एंड देन उसको हम स्प्रे करते हैं बॉडी के अंदर, और वो जीन जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्रेस करना स्टार्ट होता है, वो चैनल्स होते हैं वो दोबारा बहाल हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस की जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है।
जब क्लोराइड आयन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो वो म्यूकस जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो डिजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी। अब ये ऐसी कंडीशन है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। कौन कौन सी सेल? बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो नॉन फंक्शनल है, वो एबनॉर्मल है। जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, मल्टीप्लाई होता है और वो डिजीज काज कर देता है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप लोगों ने एड्स के केस के अंदर पढ़ा। ठीक है, सिर्फ क्या होता है कि यहां पर हमारी बॉडी के बी सेल्स और टी सेल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो एबनॉर्मल है। एड्स के अंदर वो वायरस उन सेल्स को मारना शुरू कर देता है, तादाद कम हो जाती है। यहां पर तादाद मौजूद है लेकिन वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो म्यूटेट हो चुके हैं। अब इसकी काज क्या है? एडीए जीन के अंदर म्यूटेशन, एडिनोसिन डीअमाइनेज जीन जो है वो म्यूटेट हो चुका होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक्स वीवो जीन थेरापी के जरिए जो है वो ट्रीट करते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मल जीन जो एडीए जीन जो है इसको हम रेट्रोवायरस या लेंटीवायरस के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। अब बेसिकली जो लेंटीवायरल वेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जब हम जीन इंसर्ट करते हैं तो उसको यूज किया जाता है किसकी ट्रीटमेंट के अंदर? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किड। ठीक है जी। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जितने भी बी सेल्स या टी सेल्स होते हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस करते हैं। अब इनको इंसर्ट कहाँ पे किया जाता है? ये जो हमारा वायरस है वो बेसिकली जाके टारगेट करता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, यानी कि हम अपना वेक्टर कहां पर यूज करते हैं? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के लिए। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स अब डिवाइड होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं बी सेल्स और टी सेल्स। इसको आप आसान लफ्जों में कहें तो ये जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं बेसिकली ये फादर सेल्स हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स, टी सेल या ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वो सेल चेंज हो जाएगा तो उससे आने वाली नेक्स्ट प्रोजेनी जितनी भी बनेगी वो सारी की सारी नॉर्मल होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर बी सेल्स और टी सेल जो कि नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस किसी किस्म का अगर इन्फेक्शन आता है या किसी किस्म का पैथोजन आता है तो उसको डील किया जा सकता है। ठीक है जी। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट जो हम डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, ये फेमिलियर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये रन करता है फैमिलीज के अंदर। ठीक है, कहाँ? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जेनेटिक है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है जी। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। लो डेंसिटी लिपिड्स। अब लो डेंसिटी लिपिड को जो है वो हम बैड लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, ये कम्युलेट होते हैं और वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर हम इसकी काज देखते हैं तो वो म्यूटेशन होती है कहाँ पर? लो डेंसिटी लिपिड रिसेप्टर्स के अंदर। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है जब बाइंड करता है किसके साथ? एलडीएल के साथ, तो वो इस एलडीएल को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस एलडीएल को जब वो सेल के अंदर लेके जाता है तो सेल के अंदर क्या होगा कि आइदर जो कोलेस्ट्रॉल है
उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, या फिर उसे रीयूज किया जाता है। कुछ भी हो, अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर एलडीएल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। क्लियर? अब हम इसकी ट्रीटमेंट जो है वो देखते हैं कि इस बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो अंडर डेवलप है, अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि इसको हम रेट्रोवायरस के जरिए जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। क्या है कि जो हमारा जीन है, नॉर्मल जीन किसका, एलडीएलआर का, उसको हम अपने रेट्रोवायरस के अंदर इंसर्ट करें और उस रेट्रोवायरस को जो है वो अपने लीवर सेल्स को टारगेट करें। यानी कि वो रेट्रोवायरस क्या करेगा कि हमारे लीवर सेल्स के अंदर एंटर होगा, वहाँ पर वो नॉर्मल जीन जो है उसे डिलीवर करवाएगा, और डिलीवर करवाने के बाद क्या होगा कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, और वो सेल्स क्या करेंगे, ब्लड में से वो कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल जिसको हम कहते हैं बैड लिपिड कहते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती या स्लो हो जाती है, ठीक है, और ये जेनेटिक है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जी डिफेक्टिव या एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस करवा लें तो इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। अब इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, इन विवो जीन थेरेपी के जरिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्लॉटिंग फैक्टर के जीन जो हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, 11, ठीक है, उन जीन को हम एंटर करवा दें अगर लीवर सेल्स के अंदर, तो लीवर सेल क्या करेगा, नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और अल्टीमेटली उस पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है जी। और इससे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट डिजीज है एएलडी, या जिसे हम कहते हैं एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। अब ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो है वो डिजीज है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक जीन है जिसे ABCD1 जीन कहा जाता है, ये एबनॉर्मल होता है, डिफेक्टिव होता है, और इसकी वजह से क्या होती है कि माइलिन शीथ जो न्यूरॉन की है, जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स हैं, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी इन विवो जीन थेरेपी के ज़रिए की जा सकती है कि अगर हम इस ही जीन को, ABCD जीन जो कि डिफेक्टिव है, एबनॉर्मल है, उसको कहाँ पर इंसर्ट करवा दें, ब्रेन सेल्स के अंदर, तो ब्रेन सेल्स के अंदर जो माइलिन शीथ है वो मेंटेन रहेगी, वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये डिजीज़ जो है वो एलिमिनेट हो सकती है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कि जी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाया जाए। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस लेक्चर को कम्प्लीटली सुनने के बाद अगर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है तो आप लोगों ने रब्ता करना है, किसी भी किस्म का कोई भी इशू होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अल्लाह हाफिज़।